वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लास है। तो आज की वीडियो में हमारा जो S1 पेपर है उसमें हम जो है सो इससे पहले हम जो है विविधता, समानता और जो हमारा जो है सो वचना के बारे में पढ़ लिए थे। और हमने ये सब के बारे में जान लिया था, ये सब क्या होता है, विविधता क्या है, जो हमारा समानता क्या है और जो है सो हमारा जो है सो वचना क्या है, तो उसके बारे में हमने जाना था। आज हम देखेंगे उससे आगे जो हमारा वचना जो है सो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो हमारा वचना जो है ना सो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं। जो हमारा है वास्तविक वचना, उसके बाद हमारा है सापेक्षिक वचना, यानी जो हमारा एब्सोल्यूट डेप्रीवेशन और जो है रिलेटिव डेप्रीवेशन, ये जो है दो ही प्रकार के होते हैं हमारे। पहला होता है वास्तविक और दूसरा सापेक्षिक। तो वास्तविक वचना किसे कहते हैं, सो देखिए वास्तविक वचना जो है सो क्या होता है और किसे कहते हैं। तो वास्तविक वचना उस वचना को कहते हैं जो हमारा कोई भी व्यक्ति या समुदाय, देखिए यहाँ है जो कोई व्यक्ति या समुदाय दोनों स्तर पर दो प्रकार से हो सकता है। जो जो हमारा जो कोई व्यक्ति हो या कोई समुदाय, दोनों में से जो कोई है, जो व्यक्ति और वास्तविक वचना से भी हो सकता है और क्या है सापेक्षिक वचना से भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो होगा ना वास्तविक वचना वो होगा जो वास्तविक क्या है, जो एब्सोल्यूट, जो वो सही में जो है सो उनको जो है ना इस प्रकार उनको वचना में नहीं रहना चाहिए। जैसे वो अपनी जो है सो मूलभूत, जो हमारे जो है ना सो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाते हैं। वह समुदाय या वो जो है सो कोई पार्टिकुलर व्यक्ति या कोई एक व्यक्ति जो है जो उस चीज़ से जो है सो वंचित रह जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक वचना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके डिफिनेशन भी लिखे होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा वास्तविक वचना किसे कहते हैं। तो वास्तविक वचना जो है ना सो देखिए यहाँ पे व्यक्ति तथा समूह के अंदर वंचन का अभाव इस कारण से भी हो सकता है कि वो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो और इस संघर्ष के बावजूद भी उनसे वंचित हो, या शारीरिक और मानसिक रूप से इतना जो है असक्षम हो कि सामान्य सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका उपयोग न कर पाए। तो इस प्रकार के वचन क्या कहेंगे, वास्तविक वचन कहेंगे। जो मानव खुद या कोई समुदाय जो उसके जो है सो मूलभूत आवश्यकताओं से जो भी वो वंचित रह जाए, उसे क्या कहेंगे, आप वास्तविक वचना कहेंगे। और दूसरी ओर वचना का दूसरा भाव इस कारण से भी उत्पन्न हो सकता है कि व्यक्ति या समूह किसी दूसरे व्यक्ति या समूह की अपेक्षा भौतिक संसाधन, सामाजिक प्रतिष्ठा तथा अन्य किसी भी कारण से आने जो है सो से अपने आप को वंचित महसूस कर रहा है। कोई भी, देखिए पहला क्या था वास्तविक वचना, जिसमें अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाए, जो उसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और दूसरा वो है हमारा जो है सो सापेक्षिक वचना, उस प्रकार के जो वचना कहेंगे जिसमें भौतिक संसाधन, सामाजिक प्रतिष्ठा और अन्य किसी कारण जो सभी समुदाय को मिल रहा है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति को जो है सो मिल रहा है, लेकिन उस समुदाय के या उस व्यक्ति को जो है सो नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार का क्या होगा, सापेक्षिक जो है सो वचन जो है इसे कहेंगे। यानी जो व्यक्ति भौतिक संसाधन या समाज में मौजूद भौतिक संसाधन से वंचित रह जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, हम सापेक्षिक जो है वचन कहेंगे। तो ये हमारा देखिए, इसमें हम जो है अब जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और सापेक्षिक। इसमें है आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति पे भी हो सकता है और एक समाज पे भी हो सकता है, सोसाइटी पे हो सकता है, किसी भी स्पेशल जाति के हो या धर्म के हो, उन पे भी लागू हो सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, जो है पूरे उस समुदाय के हो जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार के वचन को मोटे तौर पर चार प्रकार से देखा जा सकता है। पहला क्या है, वास्तविक व्यक्तित्व वचना, यानी जो इंडिविजुअल जो है ना उसका खुद का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व वचना। दूसरा है सापेक्षिक व्यक्तित्व वचना, यानी जो हमारा जो कोई जो है रिलेटिव जो हो, इंडिविजुअल टाइप के जो है व्यक्तित्व वचना हो सकते हैं। और उसके बाद होगा हमारा थर्ड जो होगा ना वास्तविक सामुदायिक वचना और सापेक्षिक सामुदायिक वचना। क्या होगा, पहले इस प्रकार याद रखिए आप, पहले पार्टिकुलर कोई पर्सन टाइप का होगा, उसके बाद सामुदायिक का होगा। तो कोई पर्सन का वास्तविक भी हो सकता है वचना, और उसका क्या हो सकता है, जो हमारा जो रिलेटिव भी हो सकता है। उसके बाद हमारा जो है समुदाय का जो खुद का पर्सनल भी हो सकता है, एब्सोल्यूट हो सकता है, और उसका क्या होगा, और उसका पूरे सोसाइटी के लोग का भी हो सकता है, उसके रिलेटिव जो है ना उसके भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपको आसानी होगी याद करने में। क्या होगा, वास्तविक वचना जो है मोटे तौर पर चार प्रकार के होते हैं। वास्तविक व्यक्तित्व वचना, आपके सापेक्षिक व्यक्तित्व वचना, तीसरा है वास्तविक सामुदायिक वचना, चौथा है सापेक्षिक सामुदायिक वचना, यानी दो वास्तविक होंगे व्यक्तित्व के
और व्यक्तित्व के दो होंगे, एक वास्तविक होंगे, एक सापेक्षिक होंगे, और सामुदायिक के जो होंगे सो होंगे एक वास्तविक, एक सापेक्षिक। इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें। ये आपका जो है आपका खुद का जो इसका सिलेबस का बुक है उससे मैं जो है आपको बता रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं जो हमारे जो वचना तो हमने देख लिया वचना कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आएंगे समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध। समाज में सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध, इसको डिटेल से जानते हैं जो क्या है ये। तो सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध जो है समेकित अंतःक्रिया का नाम है, यानी एक जो है सो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब जो है सत्ता, वर्चस्व, प्रतिरोध। मानवीय सभ्यता की शुरुआत से ही सत्ता मनोवृत्ति के रूप में मानव व्यवहार श्रृंखला में शामिल हो गई है। ठीक, जेसी जोहरी के अनुसार सत्ता भी एक मनोवृत्ति है। क्या है? सत्ता एक मनोवृत्ति है जो मनुष्य के व्यवहार में परिलक्षित असंख्य अलग अलग हुए अनुभवों के कारण हुई असंख्य अलग अलग इच्छाओं के जोर के कारण नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप में और लगातार मनुष्य सत्ता की जो है सो इच्छा करता है। ये क्या एक प्रकार की मनोवृत्ति है। इनके अनुसार जो लोग जो है सो अपनी इच्छाओं के जो कारण जो है सो इसके जो है लालसा रखते हैं। एक प्रकार से मनुष्य अपनी इस प्रवृत्ति के कारण आजीवन संघर्ष और द्वंद्व जीता है। और जो है इसमें क्या है, द्वंद्व करता है, लड़ाई करता है, एक दूसरे से संघर्ष में रहता है। अगर उसकी जो चाहत पूर्ति नहीं होती है तो उस पर संघर्ष करता है, लड़ाई करता है, उसकी जो है वो अपनी आकांक्षाओं किस प्रकार जो है सो पूरा करना चाहता है। तो ये इनके अनुसार था। अब देखिए समाज में जो है मनुष्य अपनी इस वृत्ति के कारण आजीवन संघर्ष और द्वंद्व करता रहता है। उसकी दो इच्छाएं हमेशा साथ साथ चलती हैं। पहली स्थायित्व, जिसका अगला चरण प्रभुत्व है, परिवर्तित होता जाता है। अब देखिए इसका जो दो तरह की सोच हमेशा चलता है। पहला जो स्थायित्व, जिसका अगला चरण क्या, प्रभुत्व जो है इसका जो है वर्चस्व में जो है सो परिवर्तित होता जाता है। और दूसरा किसी और जो है सो दबाव या प्रभुत्व का प्रतिरोध, दबाव या प्रभुत्व का क्या होता है, प्रतिरोध में हो जाता है। दो कोई भी अगर कोई इच्छा लेकर चलता है तो उसका पहला क्या होता है, उसका जो पहला स्थायित्व है जिसका क्या हो जाता है, उसका अगला चरण जो है सो प्रभुत्व में होता है। जो मैं इस पर वर्चस्व कर लूँगा, इस पर अधिकार करूँगा, और उसके बाद वो नहीं मिलता रहता है तो क्या उसके प्रतिरोध में जाता रहता है। दबाव या प्रभुत्व में क्या करते हैं, उसका प्रतिरोध, अगर उसको वो नहीं हासिल होता है तो वो प्रतिरोध में जाने लगता है। तो स्वच्छंदता मनुष्य की आदिम चेतना रही है। वो किसी प्रकार के बंधन से मुक्त रहना चाहता है, परंतु स्थायित्व और प्रभुत्व इच्छा उसे दूसरे और अपने वर्चस्व को स्थापित करने की प्रेरणा देता है। फलतः एक अनवरत चलने वाले संघर्ष की उत्पत्ति होती है। वर्चस्व प्रतिरोध के इसी द्वंद्व को मार्क्स ने अपना पक्ष रखते हुए, मार्क्स के अनुसार जो है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। मार्क्स अपना पक्ष रखते हुए कहते हैं कि आज तक का अस्तित्वमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। कार्ल जे फ्राइड्रिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी में सत्ता को किसी प्रकार के मानव संबंध से वर्णन से जोड़ा है। यही सत्ता और सत्ता की विमर्श का मूल है। यह मानवीय संबंधों की व्याख्या करने का जो है सो सफल औजार है। मिशेल और फूको सत्ता का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि सत्ता हम क्या है उसका निर्धारण करती है। सत्ता क्या करती है, हम क्या है उसका निर्धारण करती है। एक ही वाक्य में फूको सत्ता के संपूर्ण चरित्र का उदाहरण कर देते हैं कि सत्ता मूलतः अस्तित्व मूलक शब्द है। क्या है, अस्तित्व मूलक शब्द है। यही अस्तित्व अस्थायित्व पाकर वर्चस्व में परिणत हो जाता है। यही अस्तित्व क्या है, जो अस्थायी हो जाता है तो क्या वर्चस्व में परिणत हो जाता है। और मिशेल फूको ने फिर कहते हैं कि सत्ता वह मूल तत्व है जो संसार की प्रत्येक वस्तु के बराबर रूप में विद्वान है। आप जानिए सत्ता क्या है, जो एक प्रकार के मनुष्य की सोच है, जो वो अपना वो पाने की लालसा रखता है, जिससे वो पा लेगा तो उससे क्या हो जाएगी, एक तरह से वो अपना जो अधिकार पा लेगा। और यही अधिकार जो हमेशा के लिए जो एक स्थायित्व बन जाता है ना, तो क्या हो जाता है, आपका जो है आपका वर्चस्व स्थापित होने लगता है। वही वर्चस्व स्थापित कर लेता है ना, तो दूसरे के मन में जो वो पाने की लालसा रखते हैं या वो जो अपने वर्चस्व को स्थापित करने लगता है और दूसरों को जो निगेटिव भावना आने लगती है ना, तो वो क्या उस पर प्रतिरोध, दूसरे व्यक्ति उसको क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो यही हमारा इसमें जो है सो रिलेटिव है। और जो है ये तीनों जो है एक दूसरे से जो है सो सत्ता, वर्चस्व, प्रतिरोध जो है सो अपने में जो है सो अंतर्क्रिया जो है सो इस प्रकार नाम है। तो आप देखिए आगे और क्या है इनके अनुसार जो है। अब हमारा जो है सो इसमें देखिए अर्थात यहाँ कहना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति में सत्ता अस्तित्व मूलक प्रवृत्ति में तो है कि साथ ही प्रत्येक मनुष्य में सत्ता वर्चस्व की आकांक्षा के रूप में भी पलती है, जैसा मैंने आपको बताया है। तात्पर्य यह है कि वर्चस्व और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते और पलते हैं। क्या है, आपका जो वर्चस्व जो है हमारा जो तात्पर्य वर्चस्व क्या है और प्रतिरोध दोनों जो है सो साथ साथ चलते और पलते हैं। अंतोनिया ग्राम्सी भी इस प्रकार से सहमत होते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य चाहे वो स्त्री हो या पुरुष वर्चस्व के प्रभाव से युक्त होता है।
हालांकि हर मनुष्य का अलग अलग उद्देश्यपूर्ण जीवन होता है जो कि अन्य से अलग होता है, परंतु सामाजिक स्तर पर वह सांस्कृतिक वर्चस्व का हिस्सा होने से बच नहीं सकता। और जब कोई मनुष्य सामाजिक संरचना में शामिल है और वह समाज में अंतर्निहित सांस्कृतिक वर्चस्व को समझने में उसके प्रतिकार में असमर्थ है। अब ये हमारे जो कुछ जो हमारे फिलोसफर हैं उन सब ने अपना जो सत्ता को जो है परिभाषित किया, जो सत्ता क्या है। तो चलिए देखते हैं ये सब क्या है। सत्ता को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पावर। पावर क्या होता है? एक जो शक्ति जो है अपनी जो है सो एक शक्ति प्राप्त होती है, पावर प्राप्त होती है जो दूसरों को जो क्या है उसमें जो है उसके अधिकारों को, उसकी सोच को मानने पर जो है सो अनिवार्य कर देता है। पहला देखिए, वाइस्टर्ड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है और स्वयं शक्ति नहीं। क्या है ये कहना चाह रहे हैं? जो सत्ता जो है शक्ति का प्रयोग का संस्थापक अधिकार है, लेकिन स्वयं शक्ति नहीं है। एक संस्थापक क्या है? अधिकार है। दूसरा है, बीच के अनुसार दूसरों के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। क्या है? दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को, जो दूसरे को प्रभावित करे, उसको कार्य को प्रभावित करे और उसे निर्देशित करे, इसके औचित्यपूर्ण अधिकार को क्या कहेंगे? सत्ता कहते हैं। तीसरा है, रॉबे के अनुसार सत्ता व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के राजनीतिक निश्चयों के निर्माण तथा राजनीतिक व्यवहारों को प्रभावित करने का अधिकार है। यह उनके रॉबे के अनुसार सत्ता है। चौथा है, बर्नार्ड बार्बर के अनुसार सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। पांचवा है, E.F. कोल्टर के अनुसार सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती। जो क्या है सत्ता? इनके अनुसार क्या है? वो सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती। पता है ना, इसके अनुसार जो है जो कोई घटना होगी, लेकिन अगर ये नहीं ना रहेगा तो वो घटना नहीं होगी। सो इनका जो है कहने का तात्पर्य जो इनके अनुसार सत्ता ये है। अब हमारा है सत्ता के जो है ना सो दो प्रमुख घटक हैं। पहला है शक्ति, दूसरा है वैधता। अब देखिए इन सब का जो है कंक्लूजन निकला है इनके अनुसार, जो हमारा लिखा हुआ यहाँ पे लास्ट में, इस प्रकार कहा जा सकता है कि सत्ता राज्य के शासकों द्वारा संचालित राज्य की शक्ति है जो औचित्यता व पूर्णता पर आधारित है। क्या है? जो राज्य द्वारा या राज्य या देश द्वारा संचालित राज्य की शक्ति है, राज्य के शासकों द्वारा जो संचालित राज्य की शक्ति है जो औचित्यता और पूर्णता पर आधारित है। ठीक है। सत्ता के दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला शक्ति, दूसरा वैधता। जब शक्ति को जनता का औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो उसे वैधता प्राप्त हो जाती है। अब क्या है, जो कोई औचित्यपूर्ण समर्थन मिल जाता है तो उसे क्या होती है? वैधता प्राप्त हो जाती है। शक्ति किसी व्यक्ति समूह या संस्था द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति समूह व संस्था उसके चाहने या ना चाहने के बावजूद भी जो है सो उसको अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य कराने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है। व्यक्ति समूह संस्था कई प्रकार से शक्ति का अर्जन करते हैं, या तो प्रारंभ से ही परंपरागत रूढ़ियाँ, आस्था, मान्यता या अपने परिवेश द्वारा अर्जित जो संसाधन के माध्यम से शक्ति के अस्तित्व या धन, बहुबल तथा प्रतिष्ठा तथा प्राप्त करते हुए वर्चस्व के संघर्ष के माध्यम से, या फिर प्रयोजित ढंग से धन, बहुबल या प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए वर्चस्व के संघर्ष में ऊपर जाकर यह शक्ति अर्जित करते हैं। अब जो है शक्ति क्या है, जो इसको सत्ता प्राप्त हो जाता है वो शक्ति जो है इसकी सत्ता क्या, दो प्रमुख घटक ही है। पहला शक्ति है और उसके बाद वैधता है। पहले लोग शक्ति से अपना जो जिस प्रकार नियम कानून चलाते हैं, परंपरागत हो या नए कानून लाए या धन, बहुबल पे जिस प्रकार अपना शक्ति का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वही शक्ति जो लगातार चलती रहती है तो क्या हो जाती है? वैधता में जो है सो परिवर्तित हो जाती है। और यही जो है शक्ति के कारण ही क्या होता है? वर्चस्व स्थापित होता है। जब किसी जो विभिन्न शक्तियों या केंद्र शक्तियों जो विसर्जित करते हैं अपनी शक्तियों को उस केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने अधिकार प्राप्त हो, शक्ति केंद्र सत्ता के रूप में धारण करता है। शक्ति केंद्र क्या है? सत्ता के रूप में धारण करने लगता है और इससे क्या होती है? वैधता होती है। अब आगे देखिए, अभी तक हमने इस प्रकार देखा है कि देखिए सत्ता जो है ना अगर अच्छे प्रकार से चल रहा हो तो एक प्रकार से वो वर्चस्व स्थापित कर लेता है उस समाज में, उस देश में, उस राज्य में। और वही सत्ता अगर कोई वंचित वर्ग या वंचित समुदाय, कोई भी एक वंचित समुदाय वर्ग या कोई वंचित व्यक्ति के
के अलावा यानी उसके विरुद्ध चल रहा हो, तो क्या होता है उस व्यक्ति के जो अंदर में क्या एक प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होती है, वर्ग में जो है उस समाज के वर्ग में जो है प्रतिरोध की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो ये जो है सो सत्ता में जो क्या सो एक प्रतिरोध की भावना जो है सो पनपती है। लेकिन वही जो एक सत्ता जो एक सुचारू रूप से अगर कोई सत्ता चला रहा हो, अच्छे प्रकार से सभी को समान जो है सो अधिकार दे, और सभी को जो है ना सही सामान दे, जो सामान मिलना चाहिए, इस प्रकार से अगर चल रहा हो, तो सत्ता में क्या जो कोई भी अगर पार्टी हो तो क्या करता है, सत्ता में एक अच्छे प्रकार से वर्चस्व स्थापित कर लेता है। और वहीं अगर किसी के मन में खोट या कोई ऐसा रह जाता है और वो वंचित कर देता है कोई वर्ग को, तो उस वर्ग में क्या होती है, उसका प्रतिरोध उत्पन्न होने लगता है उस सत्ता के प्रति। तो ये हमारा जो है सत्ता में वर्चस्व था, प्रतिरोध था। तो आगे जो हमारा है, जो सत्ता के प्रकार कितने होते हैं, तो सत्ता के प्रकार देखिए क्या है। सत्ता के प्रकार, सत्ता जो है सो सत्ता वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। इसके क्षेत्रीय, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दृष्टि से कई भागों में बांटा जा सकता है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार सत्ता के विविध रूप हो जाते हैं। सत्ता को औचित्यपूर्णता के अनुसार मैक्स वेबर ने आधुनिक राज्य में सत्ता 3 प्रकार बताए हैं। सत्ता के 3 प्रकार के बताए हैं। तो पहला है परंपरागत सत्ता, दूसरा है कानूनी विवेकपूर्ण या तर्कसंगत सत्ता, तीसरा है करिश्माई सत्ता। तीन प्रकार के हमारा सत्ता है। देखिए परंपरागत सत्ता क्या है। यह सत्ता परंपरागत शक्ति ढांचे से जन्म लेती है। जब प्रजा या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा या आदेशों का पालन करते हैं तो वो परंपरागत सत्ता होती है। ऐसा करना एक परंपरा बन जाती है। इस सत्ता का आधार यह है कि जो व्यक्ति या वंश आदेश देने का अधिकार रखता है वो परिचित परंपरा पर ही आधारित होता है। इस प्रकार की सत्ता के प्रत्यायोजन अस्थायी और स्वेच्छाचारी होता है। राजतंत्र में इसी प्रकार की सत्ता प्रचलित होती थी। प्रशासनिक दृष्टि से अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक आंख बंद करके पालन किया जाता है। ये हमारा जो है सो ये कब होता था परंपरागत सत्ता, राजतंत्र के समय में इसका ज़्यादा प्रयोग होता था। जो कह दिया जाता था एक फैमिली के अनुसार, एक फैमिली का जो भी कोई रहता था वो राज करता था राजा बन के, और वो जो बोलता था उसके अनुसार ही कोई जो है सो कानून बनती थी, नियम बनते थे, उनके अनुसार दंड दिया जाता था। तो ये क्या हुआ परंपरागत सत्ता, वो भी जो देते थे कोई आदेश देते थे वो अपने पूर्वजों के अनुसार देते थे। तो अपने जो परंपरा चलती आ रही थी उस प्रकार ये जो है सो कोई भी जो है नियम कानून लाते थे। और जो है यही जो है हमारा जो है सो इसमें जो सत्ता प्रचलित थी या राजतंत्र में प्रचलित थी परंपरागत सत्ता। उसके बाद कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता। यह सत्ता परंपरागत सत्ता जो है ना स्वेच्छाचारी था और अस्थायी था, अस्थायी नहीं था, अस्थायी था और स्वेच्छाचारी था परंपरागत सत्ता। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा है कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता। इस सत्ता का आधार शासक या प्रशासनिक अधिकारी या राजनीतिक पद होता है। क्या इस सत्ता का आधार क्या होता है, शासक या प्रशासनिक अधिकारी का राजनीतिक पद होता है। आधुनिक नौकरशाही इसी प्रकार की सत्ता को प्रकट करती है। आधुनिक नौकरशाही जो चल रही है उस जो है इसी प्रकार की जो है सो सत्ता को प्रकट करती है। इसमें प्रत्यायोजन अस्थायी और वह बौद्धिक होता है। क्या है, अस्थायी होता है ये। इसमें कुर्सी या पद का सम्मान किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें क्या है, कोई अगर IAS IPS बन जाता है तो इसमें क्या उस पद को सम्मान दिया जाता है, उस कुर्सी को सम्मान दिया जाता है, जो और जो है क्या व्यक्ति को नहीं, मतलब जो उस पद पे जो हैं उस पद को जो एक सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है, कोई एक विशेष को व्यक्ति को नहीं देखा जाता है। इसमें प्रत्यायोजन स्थायी बौद्धिक होता है। इसमें कुर्सी या पद को सम्मान जो है सो किया जाता है, व्यक्ति का नहीं। इसमें औपचारिक संबंधों का महत्व समझा जाता है। क्या इसमें औपचारिक जो है सो संबंधों का महत्व समझा जाता है। इसमें समस्त कार्य व्यवहार कानून के प्रतिनिधि जो परिधि में ही किया जाता है। इसमें जो एक कानून नियम बने होते हैं उसमें प्रतिनिधि में ही किए जाते हैं। इसमें संवैधानिक नियमों के अनुसार प्रशासनिक और राजनीतिक पद का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता। इस प्रकार की सत्ता का आधार कानून का शासन होता है, जो कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता में आता है। जो कोई भी अभी जो हमारा पोस्ट जब आता है उस पोस्ट पे कोई व्यक्ति होते हैं तो उसके पोस्ट का सम्मान क्या होता है, वो सारे पोस्ट में वो खासकर उस व्यक्ति का, पार्टिकुलर व्यक्ति का ही नहीं होता है, पोस्ट का भी होता है। जो पोस्ट पे हैं तो इतने बड़े बाबू बन गए हैं, तो इस प्रकार जो है सो कानूनी विवेकपूर्ण सत्ता में जो है इनका जो है सो सम्मान मिलता है। उसके बाद हमारा जो है करिश्माई सत्ता। जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं। यानी देखिए करिश्माई सत्ता क्या है, जब जनता या अधीनस्थ कर्मचारी अपने शासक या वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन उनकी व्यक्तिगत छवि के कारण करते हैं। इसमें ना उनकी जो कोई जो है सो पोस्ट, जो उनके पोस्ट पे उनका कोई जो है इसमें अधिकार नहीं होता है, उनके छवि पे होता है, उनकी जो
बैकग्राउंड है या उनकी जो बने हुए एक समाज में एक जो है छवि बनी हुई है, उस प्रकार उन लोग उनका जो है सम्मान करते हैं। जो छवि का करते हैं वो सत्ता कृष्माई सत्ता होती है। इस प्रकार की सत्ता में वरिष्ठ की आज्ञा का पालन उसमें व्यक्तित्व के से प्रभावित होकर किया जाता है। इस प्रकार की सत्ता में अनुयायी अपने नेता के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए नेता के शब्द वेद वाक्य हैं। इस प्रकार की सत्ता धार्मिक और युद्ध के क्षेत्र में अधिक प्रभावी रहता है। क्या है, धार्मिक सत्ता जो है सो धार्मिक और युद्ध के क्षेत्र में जो है ना अधिक प्रभावी होता है। यह सत्ता विशेष परिस्थितियों की उपज होती है। जैसे अब बहुत सारे हमारे जो कथावाचक जो हमारे जो पंडित जी होते हैं, सरकार होते हैं, वो जो बोलते हैं तो क्या अपनी जो है वो खुद एक छवि बनाए हुए हैं, एक जो है व्यक्तिगत छवि है उनका बना हुआ। जो इस प्रकार छवि बनाते हैं तो ये क्या है, धार्मिक और युद्ध के क्षेत्र में जो हमारे जो राजा बोलते हैं जो युद्ध करना है या नहीं करना है, तो उस प्रकार ये दोनों जो है ना तो करिश्माई सत्ता में आता है। जो वो जो बोलते हैं उनको जो अपनी व्यक्तिगत छवि बनी हुई है समाज में, उस प्रकार उनके जो कोई वो बोलते हैं तो उस प्रकार जो पालन किया जाता है नियम का, कानून का, तो ये हमारे करिश्माई सत्ता में आता है। सत्ता की शक्ति का प्रयोग सरकार करती है। अतः जब हम सत्ता के संदर्भ में बात करते हैं तो प्रस्तुत हम सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं। सामंत सत्ता या सरकार की प्रगति वर्चस्व और प्रतिरोध के स्वरूप निर्धारण करती है। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की सरकार वाले तंत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की वर्चस्ववादी ताकत और प्रतिरोध विद्यमान होते हैं। एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था में वर्चस्ववादी ताकतों के रूप में राज परिवार से जुड़े लोग ऊंचे घराने के प्रभावशाली लोग हो सकते हैं, जबकि जनता में इसकी गुंजाइश कम है, जहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रतिरोध स्वरूप राजशाही के खात्मे के लिए हो सकता है, वहीं लोकतंत्र में यह प्रतिरोध संविधान के वर्णित अधिकारियों के वास्तविक प्राप्ति के लिए हो सकता है। अतः सरकारों के विविध रूपों में वर्चस्व और प्रतिरोध के भी विविध रूप पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकृति सरकार के कुछ रूपों को प्रस्तुत किया जा रहा है। इन विविध परिस्थिति सरकार के अंतर्गत वर्चस्ववादी ताकतों और प्रतिरोधात्मक प्रवृत्तियों के संदर्भ में एक शिक्षक द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह चिंतन उसके जो है बेहतर शिक्षा की वातावरण विकास में उसके विकास की जमीन तैयार करने में सहायक होगी। अब जो हमारे जो है इसमें जो सरकारों के विविध रूप निम्नलिखित हैं, जो किस प्रकार से जो है सरकार चलती है, हमारी सत्ता चलता है, सत्ता का एक प्रकार से आप रूप कह सकते हैं जो इसमें है। तो पहला क्या है, हमारा लोकतंत्र है। सरकारों के विविध रूप जो हैं सो निम्नलिखित हैं। पहला ये जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है गणराज्य, तीसरा है वास्तविक राजतंत्र, चौथा है सीमित राजतंत्र, पांचवा है अभिजात्य तंत्र, छठा है सैनिक शासन या सैनिक तानाशाही, सातवां है तानाशाही, आठवां है लोकतांत्रिक गणराज्य, नौवां है अराजकता और दसवां है धर्मतंत्र। तो ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोकतंत्र, इसमें जो लोकतंत्र के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे। और देखिए लोकतंत्र क्या है, तो जनता की सरकार, वैसी सरकार जिससे जनता चुनती है, या दो प्रकार की हो सकती है। देखिए पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता सीधे राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार का चयन करती है, तथा दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जिसमें जनता को अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है स्विट्जरलैंड है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, भारत है। यही हमारा देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जिसमें जो है वो डायरेक्ट चुनते हैं। आप जो है सो सीएम या पीएम जो है ना सो डायरेक्ट नहीं चुनते हो, आप जो है एमएलए एमपी को चुनते हो। उस प्रकार वो अपने एमपी एमएलए जो है सो अपना वोट दे के जो प्रतिनिधित्व बनाते हैं। तो ये जो हो गया सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो होता है ना, डायरेक्ट वो अपने सीएम या पीएम कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं उन्हीं को वोट देते हैं। पसंद आया तो वो जीतते हैं, नहीं पसंद आया तो वो हार जाते हैं। तो लोग डायरेक्ट उनको वोट देते हैं। आप जो है सो डायरेक्ट सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देती हो, आप एमपी बनाते हो, और वो एमपी जो है ना फिर वोटिंग करते हैं अपने प्रतिनिधित्व का, उस पर तब वो जाके जो कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे भारत में है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है सो स्विट्जरलैंड में। उसके बाद हमारा आता है गणराज्य। इसमें देखिए बहुत दो इम्पोर्टेंट है। भारत एक गणराज्य देश है, भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। तो गणराज्य और लोकतंत्र दोनों अलग अलग हैं। देखिए ये लोकतंत्र हो गया, दूसरा गणराज्य हो गया। वैसी व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है तथा प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं, वो राष्ट्र अध्यक्ष चुनते हैं। क्या है, यह प्रस्तुत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही है। और ये क्या है, वस्तुतः जो है सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही है, क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सभी दशाओं में संभव नहीं हो पाता है। अतः गणराज्य व्यवस्था ही आज लोकतंत्र व्यवस्था के रूप में जानी जा रही है। गणराज्य या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत है। हमारा क्या, भारत गणराज्य है और लोकतांत्रिक देश भी है। तो इसमें गणराज्य क्या है, जो हमारे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है, जिसमें अप्रत्यक्ष देखिए उसमें क्या है, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और राष्ट्र अध्यक्ष चुनते हैं। जो हमारा राष्ट्र अध्यक्ष कौन होते हैं, जो इसमें जो है सो
अध्यक्ष चुना जाता है। यह वस्तुतः जो है तो क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र ही है। क्योंकि वास्तविक लोकतंत्र जो है हमारा जो है ना, सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की सभी दशाओं में संभव नहीं हो पाता है। तो हमारा जो वास्तविक लोकतंत्र है वो जो है सो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है गणराज्य व्यवस्था है। अच्छा, और आज लोकतंत्र व्यवस्था के रूप में भी जानी जा रही है। यही गणराज्य व्यवस्था जो है ना, लोकतंत्र की व्यवस्था में भी जानी जा रही है, क्योंकि जो हमारा वास्तविक लोकतंत्र है उसमें ये सुटेबल नहीं बैठता है। तो इसलिए एक गणराज्य को लाया गया, जिसमें जो जन का राज होता है। तो वही जो हमारा जो है सो जन जो है सो प्रतिनिधित्व चयन करते हैं। प्रतिनिधि जो है सो हमारे जो है सो कोई भी सत्ता के जो चलाते हैं, जो सरकार चलाती है, उससे सरकार को चुनते हैं। ये हमारा गणराज्य का डेफिनेशन है। तीसरा है वास्तविक राजतंत्र। वैसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं, जिसे शासक कहा जाता है। सभी शक्तियां शासक में ही निहित होती है। कुछ वर्षों पूर्व तक भूटान इसका उदाहरण था। भूटान क्या था, पहले वास्तविक राजतंत्र था, लेकिन अब नहीं रहा। उसके बाद हमारा है चौथा सीमित राजतंत्र। लिमिटेड जो है जो है सो हमारा जो है मोनर्सी है, या डेमोक्रेसी को लोकतंत्र कहते हैं। रिपब्लिक को जो है सो आपका गणराज्य कहते हैं। एब्सोल्यूट मोनर्सी को आपको वास्तविक राजतंत्र, लिमिटेड मोनर्सी को आपको जो है सीमित राजतंत्र कहते हैं। तो सीमित राजतंत्र कहती है वैसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी का शासन प्रतीक रूप में होता है, या प्रतीक रूप में होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार में निहित होती है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सीमित राजतंत्र जो हमारे अभी लंदन में चल रहा है, इसी प्रकार का राजतंत्र चलता है। वैसी व्यवस्था जिसमें राजा या रानी शासन प्रतीक के रूप में, सिर्फ वो प्रतीक के रूप में हो, वो उनके पास पूरा शक्ति ना हो, एक जो है सो राष्ट्रपति टाइप जो है हमारे जो देश के महान नागरिक हों, उनको प्रतीक के रूप में देखा जाए। इस प्रकार के शासन होते हैं इसमें। देखिए, जबकि वास्तविक शक्ति जनता द्वारा चुनी गई सरकार में निहित होती है। यह व्यवस्था राजतंत्र व गणतंत्र का मिश्रण के रूप में विकसित हुई है। यह क्या है, आपको पूछेगा राजतंत्र और गणतंत्र का मिश्रण क्या है, तो आपका सीमित राजतंत्र होगा, विकसित हुई हो। परंतु वर्तमान में गणतंत्र प्रधान बन गई है और क्राउन या राजा या रानी प्रतीक मात्र रह गए हैं। वर्तमान उदाहरण जो इसका है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन है हमारा। क्या है, ब्रिटेन जो हमारा जो रानी एलिजाबेथ थी, वो भी क्या थी, एक जो है राजा रानी थी, एक शासन का प्रतीक थी, जो वहाँ पे हाँ एक प्रमुख नागरिक हैं उस देश के, वो जो है प्रतीक के रूप में करते हैं। लेकिन उनका जो वास्तविक कार्य होता है ना, वो जनता द्वारा चुना गया जो हमारे जो सरकार होते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। तो ये सीमित राजतंत्र होता है। उसके बाद जो है सो पांचवा जो है हमारा अभिजातीय तंत्र। अभिजातीय तंत्र में जो है, अब एक कमेंट करके बताइएगा, जो अभी हमारे जो ब्रिटेन के जो नए बने हैं रानी एलिजाबेथ के जो हमारे उनके जो बेटे हैं, उनका नाम क्या है, तो कमेंट करिएगा। उसके बाद हमारा है अभिजातीय तंत्र। अभिजातीय तंत्र है इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुविधा संपन्न, शिक्षा प्राप्त व तथा कथित अभिजात्य वर्ग के लोगों द्वारा शासक या सरकार का चयन किया जाता है। अभिजातीय तंत्र क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सुविधा संपन्न, शिक्षा प्राप्त व तथा कथित अभिजात्य वर्ग, यानी जिनको सुविधा उपलब्ध हो, जो है सो शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षित व्यक्ति तथा कथित जो अभिजात्य वर्ग के लोग द्वारा शासक या सरकार का चयन किया जाता है। प्राचीन यूनान में यह व्यवस्था थी। इससे कुछ लोग शासन का अल्पतंत्र भी कहते हैं। अब जो है शासन का अल्पतंत्र क्या है, अभिजात्य तंत्र। इसमें जो कोई एक वर्ग के व्यक्ति जो संपन्न हो, जिन्हें शिक्षा यानी शिक्षित व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति, और उसी व्यक्ति को सिर्फ दिया जाता था, तो इस प्रकार को क्या कहा जाता था, अभिजात्य तंत्र। इसमें देश के सभी व्यक्ति नहीं भाग ले सकते थे। इसमें एक खास वर्ग के, एक जो है संपन्न वर्ग के जो शिक्षित व्यक्ति हैं वही वोट देंगे, वही राज जो है सो सरकार को चुनेंगे। तो ये हमारा अभिजातीय तंत्र में आता था। इसके बाद हमारा जो है छठा जो है सैनिक शासन या सैनिक तानाशाही। इस व्यवस्था में सत्ता का अधिग्रहण सेना व सेना प्रमुख द्वारा कर लिया जाता है। इस व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता का अधिग्रहण जो है ना, सेना व सेना के प्रमुख द्वारा लिया जाता है। सैनिक शासन व्यवस्था या सैनिक तानाशाही इसका नाम ही है। तो इस व्यवस्था में जो सत्ता के किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति या एक समूह द्वारा कब्जा हो जाता है, जिसके द्वारा जो है नहीं, कब्जा नहीं यहाँ पे था, हाँ, इस व्यवस्था में सत्ता का अधिग्रहण सेना या सेना प्रमुख द्वारा कर लिया जाता है। जिसके कारण राज्य की शक्ति सेना के कब्जे में रहती है। और वर्मा देश इस व्यवस्था का उदाहरण है। जो वर्मा देश जो है उसमें क्या है, सैनिक तंत्र है, सैनिक शासन या सैनिक तानाशाही है, जिसमें कोई भी जो इस व्यवस्था के सत्ता का जो अधिग्रहण होता है वो सेना के द्वारा होता है, सेना प्रमुख के हाथों में होता है। उसके बाद हमारा है तानाशाही। इस व्यवस्था में सत्ता पर किसी एक व्यक्ति या एक समूह का कब्जा हो जाता है, जिसके द्वारा शासन किया जाता है। जिसके उदाहरण के रूप में क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो, जर्मनी के हिटलर आदि का नाम प्रमुख है। जो हमारे हिटलर को आप
सब जानते होंगे, जो हिटलर थे जर्मनी के, वो क्या थे, तानाशाह थे, उनका नाम ही फेमस है तानाशाह। तो इस व्यवस्था में सत्ता में किसी व्यक्ति, एक समूह या एक व्यक्ति में कब्जा में आ जाता है, वही करता है, उसमें कुछ इलेक्शन नहीं होता है, वो जो सोचता है वो करता है, उसका जो मन होता है वही करता है, तो एक तानाशाह चलता है। उसके बाद हमारा 8वां है लोकतांत्रिक गणराज्य। सामान्यवादी जो है साम्यवादी देशों ने अपनी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम दिया, परंतु वास्तव में यह लोकतांत्रिक और गणराज्य से भिन्न एक दल का शासन होता है। उत्तरी वियतनाम तथा चीन इसके उदाहरण, यानी इसमें सिर्फ एक ही दल के शासन होंगे, इसमें दल नहीं बदला जाएगा, और ये जो होगा आपको लोकतांत्रिक गणराज्य में होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में होगा, जिसमें जो है सो ये जो है गणराज्य और लोकतांत्रिक से भिन्न होते हैं। इसमें एक ही दल होता है, उसी दल के जो आते जाते हैं वो जो है सो शासन करते हैं। इसका जो उत्तरी वियतनाम और जो चीन जो है इसके उदाहरण है। एक तरफ से आप कह सकते हैं राजा की तरह रहता है, उसी प्रकार जो है लोकतांत्रिक गणराज्य एक नाम रख दिया गया है, लेकिन एक भी तानाशाह या जो आप कह सकते हैं राजतंत्र में ही आता है, क्योंकि इसमें एक ही दल के लोग जो है सो अपना राज चलाते हैं। क्या आ जाता है अराजकता। यह कोई व्यवस्था नहीं है, वरन व्यवस्थाहीनता की स्थिति है। कानून व न्याय का नितांत अभाव है। सत्ता व सरकार की ओर असफलता की घोर असफलता से उत्पन्न स्थिति है। वर्तमान में ISIS के कब्जे वाले सीरिया और इराक के इलाके में अराजकता का उदाहरण। अराजकता जो है सुनो एक स्थिति है, सरकार या कोई सत्ता का चलाने की जो है प्रक्रिया नहीं है, एक स्थिति होती है जिसमें जो है सो जो देश जो है ना एकदम बर्बाद हो जाता है, चाहे उसका व्यवस्था हो, उसकी न्याय हो, कानून व्यवस्था हो, सब कुछ जो है उसके वो जो है असफल हो जाता है। उसकी जो है आप क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी टाइप लागू हो जाता है, उसमें कुछ नहीं चलता है, और जो है देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उसकी जो एक चलने की, देश चलाने की जो व्यवस्था होती है वो सारी असफल हो जाती है। तो वही हमारा अराजकता की जो है सो स्थिति उत्पन्न होने लगती है। उसके बाद हमारा जो है उसका धर्मतंत्र। इस व्यवस्था में किसी धर्म या संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप धर्म या संप्रदाय के अधिकारियों व पुजारियों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इस व्यवस्था में क्या होती है, धर्मतंत्र में, इस व्यवस्था में किसी धर्म या संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुरूप उस धर्म कोई भी संप्रदाय के नियम के अनुसार धर्म या संप्रदाय के अधिकारियों और पुजारियों द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। धर्म पुजारियों या उसके अधिकारियों द्वारा जो है सो शासन चलाई जाती है। वर्तमान में जो है इस व्यवस्था का उदाहरण वेटिकन सिटी है। इस व्यवस्था में क्या होती है, धर्म या संप्रदाय के सिद्धांत के अनुरूप क्या किसी भी विशेष धर्म के कानून नियम लाए जाते हैं, जो इस धर्म के कानून होंगे उसी को सब लोग पालन करेंगे। ये धर्मतंत्र में होता है। आगे हम जो है सो अगले वीडियो में देखेंगे समता, समानता, सामाजिक न्याय के लिए अवधारणा और आवश्यकता एवं अवरोध। यह जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अगर आपको जो है सो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं हो चैनल पे तो, और एक कमेंट जरूर करिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।